Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn part 2 of chapter number 4, that is Economic Reform since 1991 New Economic Policy for class 12th. बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 12। अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखते हो, ठीक है, मतलब आप अगर अपनी बुक के इंडेक्स को ध्यान से देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि 9 से 10 चैप्टर उसमें मेंशन किए गए हैं, जो कि सारे के सारे चैप्टर आपके कहते हैं या तो इंडियन इकोनॉमी के आसपास घूम रहे हैं, या फिर उसकी सक्सेस को बताएंगे, या फिर उसकी फेलियर को बताएंगे। जैसे कि अगर आप अपने चैप्टर नंबर 1 को देखोगे, उसका नाम कहता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो हमारी इंडिपेंडेंस के समय कैसी थी, उस चीज के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा, बेसिकली उसमें हमने पढ़ा हमारे 5 ईयर प्लान्स को, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी। तो हमने देखा कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो गवर्नमेंट थी उनके पास बर्डन आ जाता है कि हमें क्या है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, मतलब सुधारना है। इसके लिए उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स लिए, ठीक है, जहां पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया जिससे कि हम क्या कर सके, अपनी इंडियन इकोनॉमी को ठीक कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने देखा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ना वो 1947 से 1990 तक किस तरीके की रही, उसके बारे में पढ़ा। और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि 1990 तक तो हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कोई बहुत अच्छा खासा बेसिकली हमें सक्सेस देखने को नहीं मिली। तो फिर हमें हुआ क्या, हमने 1991 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, ठीक है, जो कि कब लिए गए, जब हमारे यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, मिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह हमारे यहाँ पे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके समय पे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए। इवन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेने का जो क्रेडिट है वो भी किनको जाता है, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, मनमोहन सिंह है, उनको जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ये पढ़ना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं, या बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। तो इसके पार्ट 1 में हालांकि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपनी डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन करने से होता क्या है कि बेसिकली चैप्टर होती है ना, उसकी आपको क्या हो जाती है, ग्रिप मिल जाती है कि हाँ ठीक है, इस चैप्टर से को हमें क्या है, इस तरीके से आगे बढ़ाना है। सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डेफिनेशन को हम याद कर लेते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डेफिनेशन क्या थी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या था, एक मिनट, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स refers to refers to a a set of economic policy, set of economic policies directed to directed to accelerate directed to accelerate the pace of economic growth and development and development। ठीक है, ये क्या हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डेफिनेशन है। क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमारी डेफिनेशन कहती है, कहते हैं ये एक ऐसा सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है, क्या है, एक सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो कि क्या करते हैं, एक्सीलरेट करती है किस चीज को, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। मतलब कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को हमें आगे बढ़ाना है, उसकी डेवलपमेंट की बात करनी है, उसकी ग्रोथ की बात करनी है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो काम कर सके। ठीक है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था। इसके पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट उसे बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। चैप्टर 1 में सबसे पहले तो हमने यही समझा था कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, जिसकी मैंने तुम्हें डेफिनेशन फिर से यहाँ पे लिख के बता दी। फिर हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लिए जा रहे हैं। तो हमने देखा था कि 1990 से पहले की जो क्राइसिस है उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले रहे हैं। ठीक है, फिर हमने
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पढ़ा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो होती हैं उसमें बेसिकली 3 मेजर टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें लिबरलाइजेशन पहला है, उसके बाद क्या है हमारा प्राइवेटाइजेशन है, एंड इसके बाद क्या है ग्लोबलाइजेशन है। ये तो बेसिकली हमारे मेजर टॉपिक हो गए। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं 3 को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? तो नहीं, इस चैप्टर के अलावा या इन रिफॉर्म्स के अलावा भी हमें क्या करना है, इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे हमारा आ गया डीमोनेटाइजेशन, जैसे आ गया हमारा जीएसटी के बारे में, जैसे आ गया कि हमारी जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक टॉपिक कवर होता है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर हमारी बेसिकली नवरत्नास क्या होती है, ठीक है, मिनी रत्ना क्या होती है, उन सब के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। पार्ट 1 में हमने क्या करा, लिबरलाइजेशन को कंप्लीट करा। अभी पार्ट 2 में हमें जो कंप्लीट करना है वो 2 मेजर टॉपिक कवर करने हैं। कौन कौन से? एक तो हमें करना है जीएसटी को कवर, किसको करना है, जीएसटी के, एंड दूसरा करना है डीमोनेटाइजेशन को। पहला टॉपिक क्या है, जीएसटी, एंड दूसरा क्या है, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन। अब यहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी चीज समझा देती हूँ कि देखो, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंगल वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जो हार्डली 20 से 25-30 मिनट की जो होती है वीडियोस उनमें खत्म कर लेते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि यार हमारा चैप्टर ना खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक चैप्टर जो कि हमारा, जैसे मान के चलो हमारा जो पूरा इंडेक्स है उसमें 9 से 10 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है, और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये आपको एक साल में खत्म करना है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि अगर कोई सिलेबस एक साल के लिए बनाया गया है और उसे आप 15 से 20 मिनट में, 25 मिनट में एक चैप्टर को खत्म कर दो? इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑन एवरेज आप क्या करोगे कि पूरे एक दिन के अंदर ही पूरी बुक को खत्म कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चैप्टर को 15-20-30 मिनट में खत्म कर दो, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हें वन बाय वन क्या होती है समझनी होती है। इसीलिए मेरी हमेशा प्रैक्टिस होती है कि जितना भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्या है, जो बुक में लिखा है वो, प्लस उस बुक के बाहर जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो दोनों ही क्या है मैं आपको कवर करवा सकूं। जैसे लिबरलाइजेशन का भी जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर जितने भी मेजर पॉइंट थे मैंने वो सारे ही कवर करे थे। इसी तरीके से आज हमें क्या पढ़ना है, एक सेकंड ना, सॉरी। इसी तरीके से हमें क्या पढ़ना है, आज इसके अंदर हमें क्या कवर करना है, जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन के बारे में। अब जीएसटी से लेकिन डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, मैं सारे के सारे क्या करूंगी इसके अंदर कवर करूंगी। इसके बाद आपको अलग से उनकी थियोरिटिकल पार्ट को तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो अभी हम अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, डीमोनेटाइजेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, डीमोनेटाइजेशन। समझते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, डीमोनेटाइजेशन का अगर मैं हिंदी में मतलब बोलूं तो इसका मतलब होता है विमुद्रीकरण। क्या मतलब होता है इसका, विमुद्रीकरण। चलो, कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन इज ए पॉलिसी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन कर कौन सकता है, तो डीमोनेटाइजेशन करने का जो सिंगल राइट है वो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन इज ए पॉलिसी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट विड्रॉज द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग करेंसी। क्या इसने बोला कि डीमोनेटाइजेशन एक पॉलिसी एक्शन है। पॉलिसी एक्शन का मतलब क्या हो गया, वही इकोनॉमिक पॉलिसी की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो पॉलिसी एक्शन है ऑफ द गवर्नमेंट जो कि विड्रॉ कर लेती है किस चीज को, स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग करेंसी। अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आज की डेट में मान के चलो कि हमारे यहाँ पे 10 का नोट भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, 200 का, 500 का, 2000 का। गवर्नमेंट ने बोला कि यार उनको ऐसा लगता है जो 500 का नोट है ना, ये मार्केट में क्या है, इलीगल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे जो इलीगल प्रैक्टिसेस होती है उसमें इस मनी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो गवर्नमेंट सोचती है कि इस मनी को क्या करो, मार्केट से बाहर निकाल दो, मार्केट से इसे क्या कर दो, विड्रॉ कर दो। जिसकी वजह से जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं जो दिखाई नहीं दे रही वो क्या हो जाए, अपने आप ही खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से पैसे को विड्रॉ कर लेती है। तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने वो 500 का नोट मार्केट से विड्रॉ कर लिया और ये बोल दिया कि इसके बाद ये नोट नहीं चलेगा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, उस 500 के नोट का क्या हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन एक पॉलिसी एक्शन है किसका, गवर्नमेंट का, जो कि क्या करती है, एग्जिस्टिंग करेंसी को मार्केट से विड्रॉ कर लेती है। मतलब उसका जो लीगल टेंडर है वो खत्म हो जाता है। और एक बार अगर आपका लीगल टेंडर विड्रॉ हो जाता है ना, तो जो आपकी जो मनी है वो फिर मनी ना रह के जस्ट अ पीस ऑफ पेपर रह जाती है, ठीक है। क्या रह जाएगी, जस्ट ऑफ पीस ऑफ पेपर रह जाएगी। जैसे आप सभी लोगों ने 2016 का डीमोनेटाइजेशन देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो जो डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर को आपको डीमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है। उससे पहले मतलब 7 नवंबर तक आपका जो 500 का नोट था, 1000 का नोट था, वो हर कोई यूज कर रहा था, है ना, एक्सचेंज के लिए। लेकिन जैसे 8 नवंबर को हमें पता चला कि वो वाली मनी हमारी डिमोनेटाइज हो गई, तो लोगों ने क्या करा फिर उस
पैसे को ले जाके बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था अब उनके लिए ये क्या है, मनी मनी नहीं रही, अब क्या है, अ पीस ऑफ पेपर बन चुका है। तो दिस नोट्स लॉस देयर एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसने क्या बोला, जो भी लाइन समझाएगी उसी को उसने आगे लिख दिया। ये जो नोट्स है इनकी एक्सेप्टेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है कब, जब एक बार उन जो मनी है उसको क्या हो जाता है, डिमोनेटाइज डिक्लेयर किया जाता है। It was on November 8, 2016 that the government of India announced demonetization of the currency notes of 500 and 1000। इसने क्या बोला कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो अभी रिसेंट में डिमोनेटाइजेशन हुआ वो कब हुआ, 8 नवंबर 2016 को हुआ, जो कि बहुत बड़ा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मेजर जो हमारी करेंसी नोट्स थे, जो कि 1000 रुपए का था और जो कि 500 रुपए का था, इन दोनों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, मार्केट से डिमोनेटाइज कर दिया था। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि नवंबर 8, 2016 इसने बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या करा था, डीमोनेटाइजेशन किया गया था, किस किस चीज का, 500 के नोट्स का एंड 1000 के नोट का। द डीमोनेटाइजेशन नोट्स वर रिप्लेस बाय द न्यू करेंसी नोट, कौन कौन सी, 500 एंड 2000। तो इसने बोला कि उसके बदले में हमारे यहाँ पे आई क्या थी, उसके बदले में 500 का न्यू नोट आया, उसके बाद बदले में क्या आया, 2000 का न्यू नोट आया। ठीक है, तो आई होप डिमोनेटाइजेशन समझ में आया होगा कि डिमोनेटाइजेशन किसे बोलते हैं। एक बार फटाफट रिकैप ले लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन एक पॉलिसी एक्शन है गवर्नमेंट का, जो कि क्या करते हैं, मार्केट से विड्रॉ कर लेते हैं एग्जिस्टिंग करेंसी को। और कभी भी डिमोनेटाइजेशन को कभी भी बोला जाएगा कि डिमोनेटाइजेशन को यूज क्यों करा जाता है, तो डिमोनेटाइजेशन करने का सिंगल पर्पज होता है इलीगल एक्टिविटी को बेसिकली एक तरीके से डिस्करेज करना। ठीक है, तो कहते हैं एक बार अगर लीगल टेंडर आपका क्या करा, मार्केट से विड्रॉ करा जाए, तो फिर आपकी जो करेंसी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर रह जाती है। ठीक है, ये डिमोनेटाइजेशन का मतलब हुआ। इसके बाद में ये वाला जो डेटा है ये आपकी बुक में नहीं मेंशन किया गया, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि डिमोनेटाइजेशन भारत में कब कब हुआ। तो पहली बार हमारे यहाँ पे जो डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, वो 1946 को हुआ। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 12 जनवरी 1946, मतलब 12 जनवरी 1946 को पहली बार क्या हुआ, हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ किस किस चीज का, तो 500 के नोट्स का हुआ था, 1000 के नोट्स का हुआ था एंड 10,000 के नोट्स का हुआ था। अब सोचोगे कि यार 10,000 का भी नोट होता है, तो यस, अगर आप ध्यान से देखोगे या पढ़ोगे कभी, या अपने अगर बैंकिंग वाली जो वीडियो है, बैंकिंग एंड मनी वाली जो आपके 2 चैप्टर्स है, उन दोनों चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सबसे छोटी करेंसी कितनी इशू कर सकती है और सबसे बड़ी करेंसी कितने तक की इशू कर सकती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम नोट है, अगर हम उसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो 10,000 तक का इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। कहते हैं पहला हमारा जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, कहता वो हुआ 12 जनवरी 1946 को किया गया, जिसमें इसने क्या करा, जितने भी मार्केट से 500 के, 1000 के एंड 10,000 के नोट्स है उनको क्या करा, मार्केट से विड्रॉ कर दिया। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहली बार हमारे यहाँ पे 10,000 के नोट्स को लेके कब आए थे, तो 1938 में पहली बार हमारे यहाँ पे क्या है, 10,000 के नोट्स को क्या करा गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा क्या, पहली बार डिमोनेटाइजेशन। इसके बाद दूसरी बार हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, तो दूसरी बार हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ 16 जनवरी 1978, मतलब 16 जनवरी 1978 को हमारे यहाँ पे क्या है, सेकंड टाइम डिमोनेटाइजेशन किया गया। इस टाइम पे भी क्या किया, 1000 रुपीज के नोट्स को, 5,000 रुपीज के नोट्स को, 10,000 रुपीज के नोट्स को क्या करा गया, मार्केट से विड्रॉ किया गया। ठीक है, इन तीनों नोट्स को क्या किया गया, मार्केट से विड्रॉ किया गया। ठीक है, इसके बाद तीसरी बार डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं स्टेट को मैंने गलत लिख दिया। थर्ड टाइम हमारे यहाँ पे हुआ था 8 नवंबर को। ठीक है, 8 नवंबर को हमारे यहाँ पे क्या हुआ, तीसरी बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो कि हम ज्यादातर लोगों ने क्या है उसे फील करा था, ये देखा हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, हमारे 5,000 के एंड हमारे 1,000 के नोट्स को क्या किया गया, मार्केट से डिमोनेटाइज किया गया। इसके बाद फोर्थ टाइम हमारे यहाँ पे जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो अभी रिसेंट में 2023 में ही हुआ है, जिसमें क्या किया, जो 2,000 के नोट्स है उनको क्या है, मार्केट से गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इसके पीछे रीजन क्या रहा, तो इन सारी एक्टिविटीज के पीछे, मतलब जितनी भी बार डिमोनेटाइजेशन किए गए, सबके पीछे एक ही रीजन था, टू कर्ब इलीगल ट्रांजेक्शन एंड एंटी सोशल एक्टिविटी, कि हमारे यहाँ पे जो इलीगल ट्रांजेक्शन है ना उसको कर्ब किया जाए, उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, और जितनी भी हमारी एंटी सोशल एक्टिविटीज है उन सबको भी। ठीक है, तो ये डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया की हिस्ट्री है, जो कि आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी होता तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप ध्यान से देखो, अगर हम 1946 एंड 78 को पढ़े,
तो अब ध्यान से देखोगे कि अगर 1946 में हमारा 1000 का नोट एंड 10,000 का नोट विड्रॉ मार्केट से कर लिया गया, तो 78 में ये वापस आया कहाँ से, है ना। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको बताया कि 46 में हमारे यहाँ से जब 1000 के एंड 10,000 का नोट विड्रॉ ही हो चुका है, तो फिर 78 में दोबारा कहाँ से आ गया। तो इसके लिए थोड़ा सा ना समझ के चलते हैं, ठीक है। देखो 1938 में, 1938 कौन सा पीरियड आपको मालूम है, ये हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला पीरियड है ना। कौन सा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला पीरियड है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो शासन थे वो कौन कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहली बार इन्होंने क्या करा हमारे यहाँ पे 1938 में, 1938 में हमारे यहाँ पे पहली बार क्या आता है, 10,000 रुपीज का नोट मार्केट में लॉन्च होता है, ठीक है। 10,000 का नोट मार्केट में क्या हुआ, लॉन्च हो गया, ठीक है। इसके बाद 1946 में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखा कि यार हमारे यहाँ पे इलीगल प्रैक्टिसेस ना बहुत ज्यादा हो रही है, तो इन्होंने क्या करा, इसको विड्रॉ करा। इन्होंने क्या करा, इसको मार्केट से विड्रॉ कर दिया, ठीक है। कब, 1946 में। डेट मैंने आपको एग्जैक्ट बता दी कि 1946 में कब, तो 12 जनवरी 1946 को इसको मार्केट से विड्रॉ किया गया। लेकिन 1954 में, 1954 में इसको वापस से क्या है, मार्केट में लेके आया गया, ठीक है। मतलब इन 1000 के और 10,000 के नोट को क्या किया गया, मार्केट में फिर से लेके आया गया। जब मार्केट में फिर से लेके आया गया, तो इसको इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन। और अगर हम क्या करें, डीमोनेटाइज मनी को वापस लेके आते तो उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, ठीक है। मतलब हमने क्या करा था, जो हमने मनी विड्रॉ करी थी वापस से हमने 1954 में उसे क्या है वापस लेके आ गए। लेकिन फिर वापस से 1978 में हमने क्या करा, इसको फाइनली फिर से विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये इसको क्या करा गया, फिर से डीमोनेटाइज किया गया, डीमोनेटाइजेशन इसका किया गया। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन कब होता है, 1946 में, ठीक है। उसके बाद कब हुआ, 78 में। उसके बाद कब हुआ, 2016 में। एंड उसके बाद क्या कब हुआ, 2023 में। और सबका अगर पूछा जाए कि सबके पीछे क्या रीजन है, तो सबके पीछे एक ही रीजन है, क्या करना है, एंटी सोशल एक्टिविटी जितनी भी है उन सबको हमें क्या करना है, खत्म करना है। डिमोनेटाइजेशन के बारे में चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बेसिक पर्पज ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज व्हाट, तो बेसिक पर्पज ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज कर्विंग इलीगल ट्रांजेक्शंस। क्या इसने बोला, कर्व करना है, क्या करना है, कर्व करना है इलीगल ट्रांजेक्शंस। कर्व करना हमें क्या, इलीगल ट्रांजेक्शंस एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। अच्छा ठीक है, आगे इसको समझते हैं कि क्या इसका मतलब हुआ। सबसे पहले हमने समझा कि इसके प्रिंसिपल मेरिट्स क्या है, मतलब क्या क्या फायदे हुए हमारे डीमोनेटाइजेशन से। तो सबसे पहला जो फायदा होता है डीमोनेटाइजेशन का, वो क्या होता है कि ये क्या करती है, जितनी भी ब्लैक मनी होती है ना उसे अनर्थ करती है। अनअर्थ करने का मतलब हो गया किसी चीज को फाइंड आउट करना। जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ। तुम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है, एंटी सोशल एक्टिविटीज आप लोग समझते होंगे ना, कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो गए, तो ये सारी की सारी क्या है, एंटी सोशल एक्टिविटीज है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लैक मनी का यूज करते हैं। ब्लैक मनी कैसी मनी होती है, जिसके ऊपर हमारा कोई टैक्स पे नहीं हुआ होता, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा है, मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इवन इंडियन इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी क्या है, इससे एक तरीके से कह सकते हो कि अब डिप्रीव्ड है, ठीक है। तो कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो हमारे डीमोनेटाइजेशन का फायदा होता है ना, वो क्या करते हैं, ब्लैक मनी को अनर्थ कर देते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं, बाहर निकालती है। इससे फायदा क्या होता है गवर्नमेंट को, जितनी भी हमारे एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी क्या होती है, कम हो जाती है या कम हो जाती है। तो कहते हैं रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी लीड्स टू द श्रिंकेज ऑफ शैडो मनी। इसने बोला कि जैसे ही ब्लैक मनी क्या होती है, मार्केट में बाहर आ जाती है, क्योंकि अब हमें पता है, जैसे मान लो कि मिस्टर ए है, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब उन्होंने क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो किसी भी एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे तो उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। अब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे जो 500 का नोट है, जो 1000 रुपए का नोट है ना, हम इसको क्या करें, डिमोनेटाइज करें। तो मिस्टर ए को पता चलेगा कि जितने भी पैसे उन्होंने एंटी सोशल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रखे हुए थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, अब वो यूज में आने नहीं है, वो क्या है, जस्ट पीस ऑफ पेपर बन चुके हैं। तो दिक्कत क्या होगी, उससे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज है ना वो रुकेंगे। तो रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी लीड्स टू श्रिंकेज ऑफ शैडो मनी। इसने क्या बोला, अगर हमारे यहाँ पे ब्लैक मनी कम होती है, तो उसकी वजह से हमारी जो क्या होगी, ये लीड करेगी श्रिंकेज को, किस चीज के श्रिंकेज को, तो शैडो इकोनॉमी को। अब शैडो इकोनॉमी क्या होती है ये समझ लेते हैं।
कहते हैं एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, टैक्स इवेजन होता है, मतलब जहां पे टैक्स की क्या होती है, चोरी होती है, एंड प्रोडक्शन मतलब बिजनेस तो हो रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में नहीं आ पा रहा। मतलब इसको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या यहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो क्या है, गवर्नमेंट की नजरों में इन एक्टिविटीज को आने ही नहीं दे रहे। तो ब्लैक मनी क्या करती है, ब्लैक मनी से क्या होता है, शेडो इकोनॉमी में भी क्या आती है, कमी आती है। कहते हैं जब शेडो इकोनॉमी में स्विंग आता है ना तो टैक्स इवेजन इज रिड्यूस। ऑब्वियस सी बात है, अगर शेडो इकोनॉमी क्या होगी, सिकुड़ेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, टैक्स इवेजन मतलब कर की चोरी भी कम होगी, है ना। जब ये इकोनॉमी कम होगी तो इसका मतलब जो ज्यादा प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में आ रहा है, और जब ज्यादा प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में आएगा तो इसका मतलब टैक्स की चोरी कैसी होगी, कम होगी। और अगर टैक्स की चोरी कम होती है तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या है, अपने आप बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट के रिवेन्यू बढ़ने से होगा क्या, गवर्नमेंट उस पैसे को हमारी ग्रोथ पे, मतलब इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या कर सकते हैं, उसे खर्च कर सकती है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल मेरिट्स है किस चीज के, डीमोनेटाइजेशन के। आगे कहता है demonetization compels people to deposit their demonetized notes with the bank. Accordingly, financial base of the banking sector tends to expand. कहते हैं demonetization की वजह से हुआ क्या, demonetization जब हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि आपका जो पैसा है ना, आप इसको क्या करो, बैंक में जमा करवाओ, और बदले में इसके क्या करो, आप क्या करो, जो आपकी न्यू करेंसी आई हुई है उसको ले सकते हो। तो जब लोगों ने अपना पैसा क्या है बैंकों में जमा करना शुरू करा तो जो फाइनेंशियल बेस है बैंकिंग का वो तो बढ़ेगा। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो बैंकिंग सेक्टर है वो क्या है, उसकी बैकबोन के रूप में काम करता है ना। अगर किसी भी देश की बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली बहुत अच्छी होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कंट्री का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसके चांसेस क्या होते हैं, हाँ मतलब बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अ चेक ऑन फंडिंग टू टेररिस्ट हेल्प कॉम्बैट, कहता है एंटी सोशल एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। साथ ही साथ इसने बोला कि डीमोनेटाइजेशन जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो यही होता है कि आपकी जो एंटी सोशल एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। With cash almost disappearing from the market, people were driven to digital mode of transaction. अच्छा, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें 2016 में देखने को मिला। कहते हैं जब मार्केट से कैश क्या हो जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है ना गवर्नमेंट के द्वारा, तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जो लोग होते हैं वो एक दूसरे माध्यम को ढूंढने लगते हैं जिससे वो क्या है, अपने एक्सचेंज को परफॉर्म कर सके। तो 2016 में जब हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन किया गया तो उस समय पे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। डिजिटल इकोनॉमी आप लोग समझते होंगे, जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं या अपनी जो सेविंग्स होती है वो क्या करते हैं, ऑनलाइन मोड में करना शुरू कर देते हैं। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह का इस्तेमाल करते हो पेमेंट वगैरह के लिए, बजाय इसके कि आप क्या करो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की पेमेंट क्या करते हो, हाथ से करते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिजिटल इंडिया तो बना ही है हमारे किससे, डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो दिस इज अ बिग मूव टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि कैशलेस इकोनॉमी बनाने में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद। इट ऑल्सो प्रमोट बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, अ बिग लीप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। कहते हैं इसी के साथ साथ जो लोग हैं उनकी बैंकिंग हैबिट्स को भी बढ़ावा मिला है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ एक बड़ी छलांग है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि बैंकिंग मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। सबसे पहले तो हम ये चीज समझते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि बैंकिंग की जो सर्विस है ना वो हर एक इंसान तक पहुंचा देना। जैसे आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 2016 में उन्होंने क्या करा, जनधन जनधन अकाउंट खोलने शुरू करे थे, जहां पर उन्होंने क्या बोला, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले जा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि हर एक इंसान का आपको क्या करना है, अकाउंट खोलना है, ठीक है। जहां पर उन्होंने क्या करा था कि देश के कोने कोने तक हर एक इंसान को हमें क्या है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लेके आना है। तो डीमोनेटाइजेशन ने भी एक मेजर रोल प्ले करा था किस चीज में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी कि डिमोनेटाइजेशन क्या क्या होता है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स तो हमने पढ़ लिए कि सबसे पहले क्या करता है, अनर्थ करता है ब्लैक मनी को, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, शेडो इकोनॉमी क्या हो जाती है, श्रिंक होना शुरू हो जाती है। एंड शेडो इकोनॉमी के श्रिंक होने की वजह से होता क्या है, हमारे जो टैक्स इवेजन है, मतलब कर की जो चोरी है, टैक्स की जो चोरी है वो कम हो जाती है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे फाइनेंशियल बेस को बढ़ाती है, मतलब फाइनेंशियल बेस और बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाती है, एंटी सोशल एक्टिविटीज को कम करती है, और साथ के साथ इसने क्या बोला कि हमारा जो है वो क्या करती है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देती है, ठीक है। ये हमारे 6 पॉइंट थे जो हमें इसके फायदे में कवर करें। अभी पढ़ते कि डीमेरिट्स इसके क्या क्या हुआ। ऑब्वियसली बात है कि हमें पता है कि हर एक पॉइंट के दो फेस है, ठीक है। अगर कुछ फायदे तो कुछ ना कुछ नुकसान भी रहे होंगे, तो नुकसान देख लेते हैं क्या है करके।
कहते हैं इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, कहते हैं ऐसी इकोनॉमी इंडिया की जैसी इकोनॉमी जो हम अभी डेवलपिंग नेशन है, कहते हैं लोग जो है ना वो ज्यादातर कैश के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब हम लोग क्या है, हमें क्या लगता है कि जो ये डिजिटल पेमेंट्स जो हमें करनी पड़ते हैं ना, हमें इसमें थोड़ा झंझट सा लगता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो इंडिया में जो लोग है वो ज्यादातर अभी भी कैश को प्रेफर करते हैं, ठीक है। विद डीमोनेटाइजेशन पीपल आर स्ट्रिप्ड ऑफ कैश इन हैंड। और डीमोनेटाइजेशन के बाद हुआ क्या, जो लोग थे ना उनको परेशानी महसूस हुई, या कह सकते हैं कि डिप्रीव हुए कैश इन हैंड की वजह से। इट इम्पेयर्स, इसने डिस्टर्ब करा किस चीज को, रूटीन ट्रांजेक्शंस एंड देयरफॉर देयर नॉर्मल लिविंग। द डीमोनेटाइजेशन इन 2016 लेड टू अ सीरियस सोशल चाउस, कहते हैं इन इंडिया। तो इसने क्या बोला कि हमारे अगर देखा जाए ना इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी में दिक्कत क्या है कि जो लोग हैं वो कैश ट्रांजेक्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द डिजिटल ट्रांजेक्शन। जिसकी वजह से हुआ क्या, जब 2016 में हमारे यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन आया तो लोगों ने फील करा कि यार उनको कैश के बिना ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, एंड कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो भी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इसके बाद कहते हैं कैश क्रंच, कहते हैं जॉर्ज प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शैडो इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद इसने बोला जो कैश का जो क्रंच, अच्छा कैश क्रंच का मतलब क्या हुआ, तुम लोगों को पता है किसी को कि क्या होता है? कैश क्रंच का मतलब वही हुआ कि हमारे यहाँ पे जब कैश की जो कमी हुई ना, तो हमारे यहाँ पे दिक्कत की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें भी क्या हुआ, कहीं से कहीं ना कहीं में डाउनफॉल देखने को मिला। अकॉर्डिंगली जॉब्स आर लॉस्ट एंड पुअर पीपल आर फर्दर मार्जिनलाइज। जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे जो जॉब्स है वो क्या है, कम होती चली गई, ठीक है। उस पर्टिकुलर पीरियड में आपके यहाँ पे जॉब्स कम हुई, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ा। ये कुछ क्या थे इसके डिमेरिट थे। लेकिन अगर हम डिमेरिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि देखो हैबिट्स का क्या है, अगर हम बोलें कि लोगों को कैश के हैबिट्स है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीजें सीख के हम क्या कर सकते हैं, उसको अपनी उन चीजों को क्या है जो नुकसान पहले में दिखाई दे रहा है उसको फायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप देखो कि आप सीरियसली अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप कैश को ना प्रेफर करके आप क्या करोगे, डिजिटल बेसिकली जो हमारे मोड्स होते हैं पेमेंट के, उनको क्या करोगे, प्रमोट करोगे, ठीक है। तो चलो ये क्या थे इसके डीमेरिट्स है। आई होप आपको पूरा डिमोनेटाइजेशन समझ में आ रहा होगा कि क्या है या क्या नहीं है करके। कहता है जॉल्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शैडो इकोनॉमी इनवेरिएबली हर्ट्स द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। द इकोनॉमी स्टार्ट फेसिंग स्लो डाउन। इसने क्या बोला, अ जॉल्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी जो हुई ना, इसने क्या करा इन द शेडो इकोनॉमी। अभी हमने शेडो इकोनॉमी समझा था कि शेडो इकोनॉमी क्या होता है, कहते हैं इसने हर्ट करा ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ऑब्वियसली बात है जब हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर ज्यादातर लोग कैश को प्रीफर करते हैं और हमारे पास कैश है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो सारी की सारी क्या होंगी, हर्ट होंगी, ठीक है। तो इसने बोला कि इसीलिए जो इकोनॉमी है वहां पे क्या है, हमें स्लो डाउन देखने को मिला। अच्छा जॉल्ट का मतलब तुम्हें समझा देती हूँ, जॉल्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर जॉल्ट का मतलब अगर हिंदी मतलब देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज का नीचे गिर जाना, ठीक है। जॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नीचे गिरना या झटका देना, इस तरीके से इसका मतलब निकल के आता है। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कैश की कमी आने के कारण हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। एट द मैक्रो लेवल द प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन इज ऑफन अ लॉन्ग डाउन प्रोसेस एज इट टेंड्स टू accumulate, कहते हैं ओवर टाइम। इंडिया इज येट टू रिकवर फ्रॉम द स्लो डाउन ट्रिगर्ड बाय द डीमोनेटाइजेशन इन 2016। अच्छा आज की डेट में अगर आप किसी से भी पूछो ना तो वो क्या बोलता है कि यार हमारे यहाँ पे, यार डीमोनेटाइजेशन के पीरियड के समय में अगर आपने किसी से पूछा होगा तो सबने क्या बोला कि यार अब तो बिजनेस कुछ रहा ही नहीं, बिजनेस पूरा खत्म हो गया, इस तरीके से। तो इसने बोला यार इवन आज भी आप लोगों से पूछोगे तो कई सारे लोग क्या है इसी लाइन को रिपीट करते रहते हैं। तो इसने बोला कि आप बड़े लेवल पे देखो ना तो कहते हैं ये जो स्लो डाउन था, कौन सा स्लो डाउन, जो कि हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन के कारण आया था, कहते हैं इसको अभी भी कम्युलेट होने में समय लग रहा है। मतलब अभी भी इसको क्या है, रिकवर होने में समय लग रहा है। अभी भी हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से ट्रैक पे आई नहीं है, जबकि हमें जो पीरियड है डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में एंड अभी हम रह रहे हैं 2023 में। मतलब मोरलेस कहते हैं 7 साल के पीरियड में भी लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने रिकवर नहीं करा है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं वो अपनी एक्टिविटीज ही किस में परफॉर्म करते थे, कैश में परफॉर्म करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नियरली 90% ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया इज इंगेज इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर द लिवलीहुड। अच्छा ये इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं पता। कहते हैं 90% ऑफ द वर्क फोर्स, कहते हैं इंडिया में काम करने वाले जो 90% लोग हैं ना वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में इंगेज्ड है।
ठीक है, फॉर देयर लिवलीहुड, एंड दिस सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज हाईली कैश डिपेंडेंट एंड कैश सेंसिटिव। कहते हैं और ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये ज्यादातर किस पर डिपेंडेंट है, कि कैश के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब अभी तक थोड़े समय पहले तक इतनी सारे जो एम्प्लॉयर थे वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी कैसे पे कर देते, कैश के अंदर पे कर देते। एंड सबसे जो मेजर हमारा ड्रॉबैक है कैश का, वो क्या है कि ये वाली एक्टिविटी कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में आ ही नहीं पाती, है ना, कि कैश में कितना पैसा हम पे कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में आ नहीं पा रही, जिसकी वजह से हम क्या है एक्यूरेट अपने स्टेटिक्स बना नहीं पाते। ठीक है, तो कहते हैं कि अ ह्यूज कट इन द लिक्विडिटी इंप्लाइड दैट कैश परचेज ऑफ इनपुट एंड कैश पेमेंट ऑफ वेज बिकम इम्पॉसिबल। तो इसने बोला कि डीमोनेटाइजेशन आने के बाद, क्योंकि कैश तो है ही नहीं, लेकिन जो इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में जो मेजर सेगमेंट है वो कैश के ऊपर डिपेंडेंट है, अब उनको क्या करना पड़ रहा है, वो कैश में परचेज भी नहीं कर पा रहे एंड कैश में वो सेल भी नहीं कर पा रहे, जो कि क्या है एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में या एक डीमेरिट के रूप में क्या है उभर के आया, किसका, डीमोनेटाइजेशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छे से कि हमारे यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन क्या है। एक लास्ट पॉइंट इसका और कवर करना है। एक्सचेंज ऑफ डीमोनेटाइज करेंसी विद द वैलिड करेंसी लीड टू लॉन्ग क्यूज एट द बैंक। कहते हैं पीपल फील हर्ट व्हेन दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज द अराउंड मनी। कहते हैं अकॉर्डिंगली कंजम्पशन इज लोवर्ड एंड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज लॉस्ट। अगर मोटा मोटी यहाँ पे बताए तो ये कोई मेजर हम एक बेसिकली एक मेजर मेरे को एक समस्या दिखती नहीं है, क्योंकि इसने बोला कि जब हमारे यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुआ ना तो लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा, जो कहीं ना कहीं लोगों के इस इंटेंशन को हर्ट कर रही थी कि यार ये जो 1000 के और जो 500 के नोट पहले चल रहे थे ना यही बेहतर थे। ठीक है, क्योंकि उनको अपना ये लग रहा था कि यार उनको जो अनइजीनेस फील हो रहा है ना वो ज्यादा मेजर है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे यहाँ पे जो एंटी सोशल एक्टिविटी है कहीं ना कहीं ये भी तो कम हो रही है। ठीक है, और जो एंटी सोशल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हार्म भी हमारी जो मतलब हमारी सोसाइटी है उसी को करती है। ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्राइस प्रीशियसली कहते हैं assess the net impact of demonetization over a short period of time। कहते हैं social unrest is an immediate short period loss। तो सोशल अनरेस्ट आप लोग समझते हैं, जैसे लोगों को लाइन में लगना पड़ा तो सोशल अनरेस्ट हो गया, एक इमीडिएट शॉर्ट पीरियड लॉस था जिसने की क्या बोला, जिसको कि लोगों ने कहते हैं सक्सेसफुली क्या है अब मैनेज कर लिया है। ठीक है, अब लोग समझ चुके हैं। जैसे अगर हम 2023 के डिमोनेटाइजेशन को देखें तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि लोगों ने 2016 में सीखा कि अगर डिमोनेटाइजेशन होता है तो उससे कहीं ना कहीं फायदा हम ही को हो रहा है। ठीक है, तो चलो इसको बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि डिमोनेटाइजेशन क्या है करके, इसमें हमने मेजरली 5 पॉइंट कवर करे। ठीक है, अच्छा अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने को नहीं लिख के आने। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, जिससे कि मैं तुम्हें पूरी डिटेलिंग में इस चीज को समझा सकूं। ठीक है, बेहतर है कि आप 2 लाइन कहीं से सीखो, 2 लाइन कहीं से सीखो, उसको अच्छे से एक ही जगह पे सीख लो। ठीक है, बार बार ना पढ़ना पड़े। तो चलो इसको वन बाय वन समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे समझी कि अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्योंकि लोगों की इंटेंशन, ये लोगों के इमोशन जो है वो कैश के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसने क्या करा, सोसाइटी में एक सोशल अनरेस्ट लेके आया। सेकंड हमने देखा यहाँ पे कैश क्रंच का जो इश्यू था वो आया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, थर्ड में हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे जो लोग है ना उन्होंने अभी तक भी रिकवर नहीं कर पाए हैं, किसे, डिमोनेटाइजेशन के कारण। एंड इसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो मेजर सेगमेंट है इकोनॉमी के अंदर वो क्या है, कैश में ही परचेज करते हैं, कैश में ही सेल करते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन के कारण इनकी क्या है, कैश की पेमेंट मतलब सेल एंड परचेज में कमी देखने को मिली। एंड लास्ट वन इज कहते हैं सोशल अनरेस्ट। कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जब डिमोनेटाइजेशन आया लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगने पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि डिमोनेटाइजेशन इज नॉट गुड। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अभी आगे हमें पढ़ना अपना जीएसटी क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि पार्ट 2 के अंदर हमें 2 मेजर टॉपिक कवर करने हैं, एक डीमोनेटाइजेशन के बारे में और एक जीएसटी के बारे में। ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके ऐसे हैं, अभी तो आप खैर 12th स्टैंडर्ड में हो, जब आप 12th के बाद जब आप अपना ग्रेजुएशन करोगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे या किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च वगैरह भी करोगे तो ये टॉपिक आपके बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, ये इस तरीके के टॉपिक हैं, तो इनको एक बार बहुत अच्छे से सीख लेना है जिससे कि बार बार इनके ऊपर हमें मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जीएसटी के बारे में सीखते हैं। कहते हैं जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझाती देती हूँ। जब हमारे यहाँ पे जीएसटी नहीं आया था तो हमारे यहाँ पे बेसिकली टैक्स को चार्ज करने के दो मेजर मतलब टैक्स जो था वो मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक को बोला गया डायरेक्ट टैक्स और एक को बोला गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। जीएसटी के आने से पहले सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जीएसटी आया कब, यही बताओ मेरे को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जीएसटी की बात करें, जीएसटी की बात करें जिसे क्या बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। चलो अगर हम इसकी बात करें तो पहली बार हमारे यहाँ पे जो जीएसटी इंडिया में आया गया, ये जब उसको इंट्रोड्यूस करा गया वो किया गया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो ये चीज हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ पे जब जीएसटी नहीं आया था ना, तो हमारे जो टैक्स है वो मेजरली दो पार्ट में डिवाइडेड थे। ठीक है, टैक्स इन इंडिया जो है वो दो पार्ट में है। एक को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स और एक को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको क्या है समझा दिया इसके पार्ट 1 में, जब हम लिबरलाइजेशन कर रहे थे तो उसके अंदर हम रिफॉर्म्स के अंदर मैंने तुम्हें ये बताया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन डायरेक्टली क्या हो जाता है, टैक्स पेयर के ऊपर जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पे बर्डन को शिफ्ट करा जाता है, ठीक है, मीडिएटर के थ्रू। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, जब तक हमारे यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट टैक्स के अंदर देखें तो मोटा मोटी जिन टैक्स को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो वो हो गया हमारे एक इनकम टैक्स और एक वेल्थ टैक्स, जो कि हमारे किसके अंदर आ जाता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। अगर हम वेल्थ सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें ना, तो जब तक हमारा जीएसटी नहीं आया था उस टाइम पे हमें हमारे यहाँ पे क्या चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। इसके अलावा क्या चलता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या होते थे, एक्साइज ड्यूटी पे करी जाती थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे करी जाती। अच्छा, वेट पे करा जाता था, अगर मैं दिल्ली का सामान दिल्ली में बेच रही तो वेट लगेगा। अगर मैं दिल्ली का सामान ले जाके जयपुर में बेच रही तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सीएसटी उसे बोला जाता था। एक्साइज ड्यूटी पे करा जाता था मैन्युफैक्चरिंग के समय पे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे सर्विस के ऊपर पे करा जाता था सर्विस टैक्स। ऐसे हमारे यहाँ पे फलाना ढिमकाना करके बहुत सारे टैक्स थे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज को ऑब्जर्व करा कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि उनको टैक्स की चोरी कर रही है। इंडिया के अंदर टेंडेंसी क्या है कि लोगों को टैक्स समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरे अंदर, मतलब मेरे को, मैं वैट के अंदर कवर हूँ कि सीएसटी के अंदर कवर हूँ कि एक्साइज ड्यूटी के अंदर कवर हूँ, उनको समझ में ही नहीं आता था। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनके समय पे, मतलब अभी भी है बेसिकली, नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यार हमें क्या है, इस टैक्स को ना थोड़ा इजी बनाने की जरूरत है, मतलब हमें ऐसा स्ट्रक्चर लेके आने की जरूरत है जो लोगों को इजीली समझ में आ सके। तो उन्होंने क्या करा, इन सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, जीएसटी। ठीक है, जिस इन्होंने क्या बोला, जीएसटी के नाम से वो जाना गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है। कहते हैं जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। कैसा टैक्स स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, जहां पे इसने बोला कि पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ अलग टैक्स चल रहा है, दिल्ली में कुछ और चल रहा है। ठीक है, सीएसटी अगर आपको दिल्ली से बाहर माल बेचना है तो कुछ और कहानी है, दिल्ली के अंदर माल बेचना है तो कुछ और कहानी है, अगर आप बेसिकली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो तो कुछ और कहानी है। तो इन्होंने बोला कि इतनी सारी कहानी लिखने से बेहतर है कि आप एक ही टैक्स बना दो। तो उन्होंने क्या बनाया, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया। कहता है इट इज वन टैक्स इन प्लेस ऑफ ऑल टैक्सेस। ये सारे टैक्सेस की जगह पे क्या है, एक सिंगल टैक्स था। ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है। कहता है जीएसटी कैरीज द स्लोगन ऑफ वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। ये आपने स्लोगन कहीं ना कहीं देखा होगा कि वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी है। ठीक है, जीएसटी ने क्या बोला कि अगर एक देश तो एक ही क्या होना चाहिए, वहां पे क्या है, एक ही टैक्स चलना चाहिए। तो जीएसटी is expected to generate additional tax revenue from the government, increase tax compliances and reduce tax evasion। जीएसटी का जो मेन पर्पस था वो क्या था, टैक्स को इजी करना है, जिससे कि वो क्या कर सके, मतलब हमारे यहाँ पे टैक्स रिवेन्यू को बढ़ा सके, टैक्स कंप्लायंसेस अच्छे हो सके, साथ के साथ हमारे यहाँ पे जो टैक्स इवेजन है, कर की जो चोरी है, उसे कम किया जा सके। तो ये जीएसटी का मेन मुद्दा था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर अगर जीएसटी की बात हम समझे तो कहते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, ईच कैटेगरी ऑफ गुड्स कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्सेशन। ऑब्वियसली बात है कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर एक कंपनी मान लो कि चावल बना रही है और एक दूसरी कंपनी फ्रिज बना रही है तो दोनों के ऊपर आप सेम टैक्स रेट लगा दोगे, नहीं। टैक्स रेट डिपेंड करता है कि वो जो गुड्स है ना उसका स्टेटस मार्केट में क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या एक नेसेसरी गुड्स है, हर एक इंसान क्या है, चाहे वो अमीर है गरीब है, उसका कंजम्पशन करेगा ही। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे क्या है, एक विंटेज कार है, तो विंटेज कार तो जरूरी नहीं है ना, लग्जरी गुड्स नहीं है कि उसका कंजम्पशन करना ही करना है। तो डिपेंड करता है कि उसका स्टेटस मार्केट में क्या है, उस बेसिस पे ही टैक्स को लगाया जाता है। देयर इज अ कैटेगरी ऑफ गुड्स विच इज टैक्स एग्जेम्प्ट। और साथ के साथ इसने बोला कि कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स ऐसी भी हैं जो टैक्स से एग्जेम्प्ट भी है। एग्जेम्प्ट का मतलब उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। कंसिडरिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ पुअर सेक्शन टू द सोसाइटी, जिस जो कि मेनली उनको टैक्स एग्जेम्प्ट क्यों किया गया, जिससे कि हमारे जो पुअर सेक्शन है उनकी जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके।
चलो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी के बारे में बात करें तो कुछ ये कहानी है। ये वाली जो स्लाइड है इसको आपको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, ठीक है। बस आपको लेकिन पता होना चाहिए कि क्या क्या कहानी है करके। जैसे इसने बोला कि अगर हम सैनिटरी नैपकिन, फोर्टिफाइड मिल्क, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो इसने बोला कि इनके ऊपर 0% टैक्स लगता है। अब आप सोचोगे कि ये 0% टैक्स मतलब ये एग्जेम्प्टेड गुड्स है। ये एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी है, एग्जेम्प्टेड गुड्स वो हैं जिनके ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता है, एंड 0% टैक्स वो होते हैं जिन पर अभी 0% लग रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्यूचर में कभी लगेगा कि इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए तो वो इनके ऊपर टैक्स लगा भी सकती है। ये मतलब हुआ, ठीक है। एग्जेम्प्ट का मतलब हुआ टैक्स लगेगा ही नहीं, एंड 0% का मतलब हुआ अभी इसमें 0% से लग रहा है, आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट इसी 0 को बढ़ा के 1% कर दे, ठीक है, 2% कर दे, 5% कर दे। तो इस तरीके से तो सैनिटरी नैपकिन हो गया, फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब के ऊपर 0% का टैक्स लगता है। कोई टैक्स पे करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉफी, टी, स्पाइसेस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब के ऊपर हमारा क्या है, 5% का टैक्स लगता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली कॉफी, टी, स्पाइसेस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 5% का टैक्स लगाने के पीछे मेन कारण है क्योंकि गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी क्या है, जो इन्वायरमेंट है उसको सेव करने की एक पहल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। साथ के साथ कॉफी, टी, स्पाइसेस, ये भी क्या है, हमारी जो इंडिया है बेसिकली उसकी क्या है, एक तरीके से ये नीड है, तो इसको 5% वाले दायरे में रखा गया है। इसके बाद कहते हैं जो बटर हो गया, फ्रोजन मीट हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह हो गई, ये सारी की सारी किस्में रखी जाती है, ये 12% वाली कैटेगरी में रखी गई है। पास्ता हो गया, पेस्ट्री, केक वगैरह, ये सारी की सारी किस्में हैं 18% वाली में। और उसके बाद अगर आप डिश वॉशर देखो, जो कि आपकी क्या है, लग्जरी के लिए यूज करे जाते हैं कुछ, ये सारी की सारी हमारी किस्म आ जाती है 28% वाली कैटेगरी में आ जाती है। अगेन आपको ध्यान, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको नॉलेज के लिए देखना है, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट आर द गुड्स आउटसाइड स्कोप ऑफ जीएसटी, कौन कौन से गुड्स है ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे से अभी बाहर रखे गए हैं। तो कहते हैं एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज मेड टू एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेवलपर और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहते हैं इनको जो है ना, ये एसईजेड वाली जो है, ये अभी भी हमारी किसके है, जीएसटी के दायरे से बाहर है। दूसरा कहता है ग्रेन हो गया, सॉल्ट हो गया, जागेरी हो गया, जो कि अल्कोहल में यूज करा जाता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नेचुरल गैस कहते हैं, पेट्रोल और उसके प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी क्या है, हमारी जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है, ठीक है। इनके ऊपर अभी तक कोई भी जीएसटी लगाया नहीं जा रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हाँ, फ्यूचर में इसके ऊपर अमेंडमेंट जरूर आ सकता है, मतलब बदलाव गवर्नमेंट जरूर कर सकती है, लेकिन अभी ये जीएसटी की क्या है, पेरीफेरी से बाहर है। चलो बात करते हैं अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की जीएसटी क्या क्या है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो जीएसटी है वो लगाई जाती है एट ईच एज ऑफ वैल्यू एडिशन। जहां पे भी वैल्यू एडिशन किया जाता है वहीं वहीं पे क्या है, जीएसटी को लगाया जाता है। अब आप वैल्यू एडिशन की बात सुन, का मतलब क्या हुआ। जैसे वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर एक गुड्स है उसे बनाया गया, ठीक है। जैसे मान के चलो एक छोटी सी एक हम आइटम ले लेते हैं कि जैसे मान के चलो ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड के ऊपर मान के चलो कि 5% का जीएसटी लगाया जा रहा है, तो जो कंपनी ब्रेड को बनाएगी ना वो 5% का जीएसटी लगा के उसे आगे सेल कर देगी। अब या तो उसे कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, या मान लो कि कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम ना करके कोई कंपनी ने क्या करा, उस ब्रेड का को यूज करके उसका क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट तैयार करती है। तो जो दूसरी कंपनी है वो अगेन उस पर क्या करेगी, जीएसटी लगा देगी। अब मान लो कि उस कंपनी के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर 10% का जीएसटी एप्लीकेबल है, तो वो 10% उस पर लगा देगी, ठीक है। कहने का मतलब ये होगी जितने भी बार प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होगा उतनी बार उस पर क्या है, जीएसटी को लगाया जाएगा। इसके बाद इसने बोला कि जो जीएसटी है ना, कहता है फोकस करती है ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स रेदर देन देयर प्रोडक्शन। तो इसने बोला जो जीएसटी का मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, सप्लाई के ऊपर है। टैक्स इज लिवाइड एज एंड व्हेन गुड्स आर सप्लाई, टैक्स हमेशा उस जगह पे लगा दिया जाता है जहां पे गुड्स की क्या होता है, सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो जीएसटी पेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स इज अलाउड टू बी एडजस्टेड। अब ये वाली जो लाइन है ये लोग आप लोगों के लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या है, कहते हैं जो प्रोड्यूसर होता है ना उस जीएसटी को पे करता है, कहता है वो अपना क्या कर सकता है, इनपुट क्लेम कर सकता है जब भी वो क्या करेगा, अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल करेगा। इसको एक थोड़ा आसान सी भाषा में समझा देती हूँ। जैसे मान के चलो ये कौन है, मिस्टर ए है, ये कौन है, मिस्टर ए है। अभी ये सेल भी करते होंगे और परचेज भी करते होंगे, ठीक है। जब ये सेल करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है, मतलब जीएसटी इनके पास आएगा।
जब ये परचेज करेंगे तो इनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जब भी ये अपने रिटर्न को फाइल करते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जो कि कुछ लोगों की हमारी क्या होती है क्वार्टरली बेसिस पे होती है और कुछ की मंथली बेसिस पे भी हो रही है, ठीक है। तो जब ये जीएसटी को अपनी पे करेंगे तो इनको पे कैसे करना होता है, ये देखेंगे कि कितना इनकी परचेज पे गया और कितना इनका सेल पे गया, और उसके हिसाब से क्या करते हैं जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको क्या कर देते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे, अगर मान लो कि इन्होंने पे ज्यादा कर दिया लेकिन इन्होंने कलेक्ट कम करा, तो ये क्या करते हैं जो बचा हुआ, जैसे मान के चलो कि इन्होंने कलेक्ट करा 10 रुपए लेकिन ये पे कर चुके 15 रुपए, अब ये 5 रुपए का जो बैलेंस है ना इसको क्या बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इसको क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या बोलेंगे कि भाई मेरे को इसका क्या है क्रेडिट दे दो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इसको शिफ्ट कर देगी अगले महीने के लिए। दूसरी तरफ अगर मान के चलो कि इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने पे करा सिर्फ 8 रुपए लेकिन इन्होंने क्या करा कलेक्ट करा हुआ है 12 रुपए, तो इन दैट केस इनको 4 रुपए का जीएसटी क्या है पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से सेटलमेंट प्रोसीजर हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अगर जीएसटी के प्रिंसिपल मेरिट्स की बात करें तो कहते हैं कि सबसे पहला जो इसका फायदा है वो यही कि इजी टैक्स स्ट्रक्चर है, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है जितने भी हमारे इंडायरेक्ट टैक्सेस है उन सब पे एक ही तरीके से टैक्स लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कहता है सिंस रिफंड ऑफ जीएसटी ऑन इनपुट इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स ओनली व्हेन दे बाय इनपुट फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर इट इंश्योर हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इसने हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या करा हुआ है, जो बिजनेस पर्सन है उनको ये फैसिलिटी दिया हुआ है कि जब भी आप सामान को खरीदो ना तो उसके ऊपर आपको क्या है ऐसे डीलर से खरीदना है जो कि रजिस्टर्ड है, जिसने जीएसटी के अंदर अपना रजिस्टर करवाया हुआ है, तो आपको क्या है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से यूजुअली ये क्या करते हैं सिर्फ उन्हीं सप्लायर्स को प्रमोट करते हैं जो कि क्या है रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं टैक्स को क्लेम कर सके, ठीक है। तो ये एक दूसरा फायदा हो गया। तीसरा कहते हैं कि जीएसटी ने क्या करा है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को रेज करा है, मतलब अगर गवर्नमेंट ने अपने जीएसटी के आने से पहले और जीएसटी के आने के बाद की रेवेन्यू को मैच किया जाए तो गवर्नमेंट ने फील करा है कि जीएसटी आने के बाद उनकी जो रेवेन्यू है ऑब्वियस है कि उसमें इजाफा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई है, अभी लोगों को समझ में आने लगा है कि क्या कहते हैं जीएसटी के है या टैक्स पे करने के क्या है बेनिफिट्स है अपने, ठीक है। ये क्या है प्रिंसिपल मेरिट्स है। अभी हम डीमेरिट्स की बात करें तो कहते हैं कि एनी न्यू कॉन्सेप्ट ऑलवेज सफर, ऑब्वियस सी बात है कोई भी एक चेंज हो चाहे वो किसी भी सोसाइटी में किसी भी जगह किसी भी एज ग्रुप में हो, वो हमेशा क्या है सफर, लोगों को ऐसा लगता है कि उसे सफर करना ही पड़ रहा है। तो कहते हैं कि एनी न्यू कॉन्सेप्ट ऑलवेज सफर फ्रॉम सम टीचिंग प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन। तो कहते हैं दो मेजर जो हमारी प्रॉब्लम देखने को मिली वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले जीएसटी डेट टू कवर ऑल गुड्स। कहते हैं सबसे पहली चीज तो ये है कि जीएसटी के अंदर अभी भी सारे गुड्स को कवर नहीं किया गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके एम्बिट से इसके दायरे से बाहर रखी गई है। दायरे से बाहर रखने के पीछे मेजर कारण भी ये है कि गवर्नमेंट को अभी तक उसमें क्लियरिटी नहीं आई है कि इनके ऊपर टैक्स को किस तरीके से लगाना चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा उसे बाहर रखा हुआ है। तो वो वाली गुड्स क्या है अभी भी कहीं ना कहीं आधे में लटकी हुई है। और उसके बाद दूसरी जो हमारा कारण है वो क्या है, कहते हैं जीएसटी रेट अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टिल नॉट फाइनली सेटल्ड एंड दैट टू दैट एक्सटेंट अनसर्टेनली लूम्स इन द इकोनॉमी। कहते हैं दिस अनसर्टेनली हैम्पर्स डिसीजन मेकिंग एंड देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। दूसरी चीज इसने क्या बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या है गुड्स के ऊपर अपने जो रेट ऑफ सॉरी टैक्स है उसको बहुत अच्छे से अभी डिफाइन नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी अभी क्या है लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, एक में बहुत सारे टैक्सेस को जो कि बहुत पुराने से चले आ रहे हैं अगर आप उनको सबको एक साथ जोड़ के रखते हो तो कहीं ना कहीं समय लगता है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं उनको क्या है काम करने के ऊपर उसके ऊपर वर्क करने के ऊपर समय लगेगा, ठीक है। तो हम इसके डीमेरिट्स को ध्यान में ना रखते हुए इसके क्या है सिर्फ मेरिट्स को ही ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या इसके मेरिट्स है। ऑब्वियसली बात है डीमेरिट्स के ऊपर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है काम कर ही रही है। तो ये क्या था हमारा पार्ट 2 था जो हमारे जिसमें हमने दो मेजर चीजें पढ़ी, डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एंड जीएसटी के ऊपर। डीमोनेटाइजेशन के ऊपर मैक्सिमम जितनी चीजें कवर हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने करवाई, जीएसटी के ऊपर जितनी चीजें कवर हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने आपको कवर करवा दी है, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि 12th स्टैंडर्ड में आपको या फिर इवन ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपसे इससे ज्यादा कभी पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप चैप्टर को पढ़ने बैठो या किसी भी पर्टिकुलर एक उसको क्या बोलते हैं
किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने बैठो तो साथ में नोटबुक जरूर लेके बैठा करो, जिससे कि जितने भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको देख सको या मार्क कर सको। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बार बार वीडियो देखना ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल नहीं होता, और मैं इस चीज को कभी रिकमेंड भी नहीं करती कि आपको देखनी चाहिए। एक बार दो बार उसे अच्छे से देख लो और उसके बाद क्या है उसके बुलेट पॉइंट्स अपने लिए बना लो। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि बीच बीच में जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो उस चीज को देखो, रिवाइज करो। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, बेहतर ये है कि आप एक ही चैप्टर को 10 अलग अलग चैनल पे देखो कि यार वो कैसे पढ़ा रहा है, वो कैसे पढ़ा है। किसी भी एक टीचर को फॉलो करो एंड ब्लाइंडली उनको फॉलो करो। ठीक है, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी बेहतर पढ़ाते हैं, एंड इतना आप लोग भी क्या है एक आइडिया ले सकते हो कि कौन सा टीचर ऐसा है जिससे तुम्हारी क्या है ट्यूनिंग मैच हो जाती है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब इसके थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे किसको, प्रीवर्डाइजेशन को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज उसे अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना। ठीक है, मैं उसे वहां पे बता दूंगी। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं मेजर चीज है उसको क्लियर करने के लिए समय लगेगा तो फिर मैं क्या करूंगी उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।